बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप सबको अपने चैनल हुब्बे तबीबी पे वेलकम कहता हूँ। मेरी जो आज की वीडियो है वो थैलासीमिया के बारे में है। ये बेसिकली आपके जो ब्लड का एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो आपके ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें एक सब्सटेंस होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसका काम क्या है कि वो ऑक्सीजन कैरी करता है और टिश्यूज़ को सप्लाई करता है। तो उस हीमोग्लोबिन के जो उसमें दो किस्म के चेंज होते हैं, अल्फ़ा और बीटा चेंज। उसमें एक ये समझने कि जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से जो है ना अल्फ़ा और बीटा चेंज जो है ना वो नहीं बन पाते सही, तो वो जो है ना उसमें वो डिफेक्ट होता है, तो जिसकी वजह से जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो कम मिकदार में बनता है। तो ज़ाहिर है जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो फिर बॉडी को ऑक्सीजन सही तरह नहीं सप्लाई हो सकेगी, तो फिर वो अनीमिया हो जाएगा और उसकी वजह से वो सारी सिम्टम जो थैलासीमिया में होती हैं वो मैं आगे चल के जो बताऊँगा वो होना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें ज़ाहिर है जो अनीमिया होगा तो फिर वो बॉडी को मतलब थकावट होगी, फटीक और जो पैलर और सारे जो साइन अनीमिया के वो आ जाएंगे। इसमें एक चीज़ ये नोट करने की बात है कि जो अगर माइल्ड केसेस में मतलब जो है ना अगर मतलब जेनेटिक डिफेक्ट ज़्यादा ना हो, म्यूटेशन मतलब ज़्यादा ना हो, तो माइल्ड केसेस में ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यह कि जब ये सीवियर केसेस होते हैं मतलब यह कि जेनेटिक डिफेक्ट ज़्यादा हो तो फिर यह है कि वो रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। इससे पहले मैंने इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी इसी चैनल पे, तो उम्मीद है आपने देख ली होगी। आज मैं इसके बारे में थोड़ी तफसील से बात करूँगा। तो इसमें यह है कि आप कुछ स्टेप्स ले सकते हैं कि जो आपकी जो अनीमिया की जो सिम्टम्स हैं फटीग वगैरह से मतलब अब बचने के लिए, उसमें हेल्दी डाइट का रोल है, रेगुलर एक्सरसाइज का भी रोल है, जो मैं आगे चल के मज़ीद डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपकी इसकी अलामात यानी सिम्टम बताता हूँ। तो ये है कि चूँकि इसकी जो टाइप्स हैं मतलब थैलासीमिया की, तो वो साइन एंड सिम्टम डिपेंड करता है कौन सी टाइप है और फिर कितनी वो जो है ना सीवियर है, मतलब जेनेटिक डिफेक्ट कितना ज़्यादा है। ठीक है। तो उसमें जो आमतौर पे जो सिम्टम होती हैं उसमें यह कि एक फटीक हो सकती है, मतलब एक थकावट हो सकती है, कमज़ोरी हो सकती है, वीकनेस। फिर यह कि आपकी जो बच्चे की या जो भी बड़ा बंदा भी है इसमें अगर उसका पेशेंट है तो उसकी जो है ना स्किन जो है वो येलो हो सकती है या पेल हो सकती है, मतलब पीली पड़ सकती है। ठीक है। और उसके जो बच्चों में आमतौर पे इसकी जो सीवियर एनीमिया में उनके जो फेस की जो बोन की जो डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं। ठीक है। फिर बच्चों में ग्रोथ स्लो हो सकती है। इसके अलावा उनकी पेट में स्वेलिंग हो सकती है। उनका जो यूरिन है वो डार्क आ सकता है। तो उसमें यह है कि जो कुछ बच्चे जो पैदा होते हैं तो वो उसी वक्त जो है ना उनके जो इस थैलासीमिया के साइंस एंड सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं, अगर वो बच्चा मतलब ज़्यादा सीवियर हो। ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे जो है ना वो मतलब पहले 2 साल में उनकी जो सिम्टम डेवलप होती हैं। और अगर तो उनका जो कुछ पेशेंट जो इसके हैं उनका एक आध जीन का मसला है, डिफेक्ट है, तो वो फिर उसकी थैलासीमिया की सिम्टम नहीं होती। मतलब वो डिपेंड करता है कि ज़्यादा जेनेटिक डिफेक्ट है या कम है। अगर एक आध जीन में डिफेक्ट है तो फिर सिम्टम नहीं होती। ठीक है। तो इस तरह ये है कि जब इस तरह की बच्चों की जो मैंने सिम्टम बता दिए अगर आना शुरू हो जाएँ, ठीक है, या फिर मतलब जो है ना आपके वो सारा जो एक तरह का जो मैंने बताया नक्शा खींचा है इसकी जो पेशेंट का, तो उस तरह की अगर वो चीज़ें सामने आ जाएं तो फिर जो है ज़रूर डॉक्टर से आप दिखाएं। ठीक है। अब मैं इसकी जो है ना मैं आपको कॉजेज़ बता देता हूँ कि किस वजह से जो है ना ये थैलासीमिया होता है। तो इसकी काज़ में जैसा मैंने बताया कि इसके जो आपकी जो बॉडी में जो म्यूटेशन होती है, मतलब जो पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों के उनके जो है ना डीएनए म्यूटेशन होती हैं, जिस जो वो जो म्यूटेशन होती हैं वो आपके हीमोग्लोबिन को अफेक्ट करती हैं। जो फिर जैसा मैंने पहले बताया हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन टिश्यूज़ को पहुँचाना। ठीक है। तो वो जो है ये सारी जो म्यूटेशन होती हैं हीमोग्लोबिन जिससे जो है ना वो सही तरह नहीं बन पाता, तो वो बच्चों में आगे चली जाती हैं। इसीलिए इसको मतलब ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। तो ये बेसिकली हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो 2 किस्म के चेन से बना है, अल्फ़ा चेन होते हैं और बीटा चेन होते हैं, जिसमें म्यूटेशन की वजह से वो उनकी जो है ना प्रोडक्शन जो है ना वो कम हो जाती है। मतलब अगर लेट से कि अल्फ़ा चेन्स कम बने तो वो अल्फ़ा थैलासीमिया कहलाएगा, और बीटा चेन में अगर कमी हो तो वो बीटा थैलासीमिया जो है ना वो मतलब उनकी बीटा बीटा जो चेन की अगर मतलब प्रोडक्शन में कमी हो तो वो जो है ना बीटा थैलासीमिया कहलाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अल्फ़ा और बीटा थैलासीमिया का फ़र्क पता चल गया होगा। ठीक है। और फिर जो अल्फ़ा थैलासीमिया होता है उसकी जो मतलब थैलासीमिया की सीवियरिटी डिपेंड करता है कि कितनी जो जीन में म्यूटेशन है, मतलब आप इनहेरिट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से।
जितने ज़्यादा म्यूटेटेड जीन होंगे इतना आपकी जो है ना थैलेसीमिया सीवियर होगा। और बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है कि जो आपकी जो थैलेसीमिया की जो स्पेरिटी है मतलब शिद्दत, उस पर डिपेंड करती है कि आपके हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का कौन सा पार्ट जो है ना मतलब उस पर वो असर हुआ। ठीक है, तो ये तो आपको अल्फ़ा और बीटा थैलेसीमिया का पता चल गया होगा फ़र्क। ठीक है, फिर ये केस में थोड़ा सा आपको मैं मज़ीद बता दूं कि जो अल्फ़ा थैलेसीमिया होते हैं ना, वो आप उसमें जो है ना 4 किस्म के जीन्स इन्वॉल्व होते हैं जो अल्फ़ा हीमोग्लोबिन चेन बनाते हैं। ठीक है, और दो मतलब 4 जीन्स होते हैं, तो दो जो है ना दोनों पेरेंट्स से मतलब माँ से 2 जीन्स आ रहे होते हैं और जो है ना 2 बाप से आ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें अगर लेट से कि उनमें से अगर एक जीन की म्यूटेशन हो तो फिर उसमें आपकी जो है ना थैलेसीमिया की सिम्टम और साइन नहीं होंगी। लेकिन यह कि आप कैरियर होंगे, मतलब कैरियर का मतलब है कि आप आपके आगे मतलब जो बच्चा पैदा होगा उसके आगे जो मतलब नस्ल आएगी उसमें वो ट्रांसफ़र हो सकता है। मतलब कैरियर ये होता है अगर एक म्यूटेटेड जीन हो। अगर तो 2 म्यूटेटेड जीन हो तो जिसमें थैलेसीमिया के साइन सिम्टम जो है ना वो माइल्ड होंगे। ठीक है, और इसको जो है ना अल्फ़ा थैलेसीमिया ट्रेड कहते हैं। ठीक है, पहले तो मैंने आपको बताया ना कि एक म्यूटेटेड जीन हो तो कैरियर आप होंगे, और 2 म्यूटेटेड जीन्स हो तो वो अल्फ़ा थैलेसीमिया ट्रेड कहलाएगा। अगर तो 3 जीन्स की म्यूटेशन है तो जो है ना वो आपके जो है ना साइन एंड सिम्टम थैलेसीमिया के आएंगे, मतलब वो मॉडरेट भी हो सकते हैं और सीवियर हो सकते हैं। और बाकी ये कि चूँकि मैंने बताया ना कि चार जो जीन्स होते हैं, 2 माँ से 2 बाप से आते हैं, तो 3 अगर म्यूटेटेड हो तो जैसा मैंने अभी बताया कि उसमें साइन एंड सिम्टम मॉडरेट और सीवियर हो जाए, तो चारों के चार जो म्यूटेशन बहुत रेयर होती है वैसे, लेकिन अगर ऐसी हो जाए खुदा न खास्ता तो वो जो है ना बच्चा आमतौर पर जो है ना वो मतलब पैदाइशी जो है ना मुर्दा पैदा होता है। तो या फिर बहुत ही को रेयर केस में अगर वो सर्वाइव कर जाए तो उसको लाइफ लॉन्ग जो है ना ट्रांसफ्यूजन जो है ना चाहिए होते हैं। यानी कि जो 4 म्यूटेशन वाला जो बच्चा होगा वो आमतौर पे पैदाइशी तौर पे ही मुर्दा होगा, या फिर बहुत रेयर केसेस में जो ना उसको अगर वो सर्वाइव कर जाए तो पूरी ज़िंदगी उसको लाइफ लाइन ट्रांसफ्यूजन चलते हैं, फिर या उसका जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होगा तभी कुछ हो सकता है सर्वाइव कर जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये तो मैंने आपको अल्फ़ा थैलेसीमिया का बता दिया, अब आ जाते हैं कि बीटा थैलेसीमिया के बारे में आपको बताऊँ। तो इसमें यह ना कि जो बीटा थैलेसीमिया में उसमें 2 जीन इन्वॉल्व होते हैं जो आपके बीटा हीमोग्लोबिन को मतलब चेन बनाने में। ठीक है, तो यही पे मतलब फर्क जो मैंने पहले जैसे अल्फ़ा का बताया, अल्फ़ा थैलेसीमिया में ये उसमें 4 जीन इन्वॉल्व होते हैं, इसमें 2 जीन इन्वॉल्व होते हैं आपके जो बीटा हीमोग्लोबिन चेन बनाने में, मतलब बीटा की बात करूँ तो इस दोनों में से एक मतलब एक जीन जो है ना दोनों पेरेंट्स से आता है, मतलब एक माँ से आएगा और एक बाप से आएगा। तो अगर तो एक जीन की म्यूटेशन होगी तो फिर आपकी बहुत हल्की सिम्टम होंगी। ठीक है, और इसको जो है ना थैलेसीमिया माइनर कहते हैं या बीटा थैलेसीमिया कहते हैं। जबकि जो अगर दोनों की जीन्स की म्यूटेशन हो जाएगी तो सिम्टम जो है ना वो ज़्यादा मतलब बढ़ सकते हैं, मॉडरेट टू सीवियर हो सकते हैं, और इसको थैलेसीमिया मेजर कहते हैं, या फिर इसका एक और भी नाम है कूलीज एनीमिया। ठीक है, तो ये तो मतलब बीटा थैलेसीमिया का थोड़ा डिफ्रेंशिएट मतलब उनमें दोनों मतलब जो उसमें थैलेसीमिया माइनर और मेजर में जो फ़र्क है वो मैंने आपको बता दिया। तो अगर तो 2 जीन्स की म्यूटेशन डिफेक्टिव जो बीटा हीमोग्लोबिन जीन्स की जो मतलब डिफेक्ट हो, ठीक है, तो आमतौर पे ये ना कि पहले 2 साल में बच्चों को ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा एक और कुछ बुक्स में मतलब एक थैलेसीमिया इंटरमीडिएट का भी जिक्र आता है, वो थोड़ी सी माइल्ड होती है थैलेसीमिया मेजर से, लेकिन वो उसमें भी 2 जीन्स की म्यूटेशंस होती है। ठीक है, अब इसके मैं थोड़ा रिस्क फैक्टर बता दूं। इसमें रिस्क फैक्टर तक ये फैमिली हिस्ट्री ज़ाहिर होती है कि ठीक है बच्चे मतलब पेरेंट्स से बच्चे को मतलब म्यूटेटेड हीमोग्लोबिन जीन्स की वजह से आ जाता है। फिर यह कि कुछ एंसेस्ट्री का भी एक इस तरह वो है इन्वॉल्वमेंट, मतलब यह कि आम तौर पे जो अफ्रीकन अमेरिकन को ये ज़्यादा होता है, या फिर जो मेडिटेरेनियन और जो साउथ एशियन डिसेंट के जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। ठीक है, वैसे जनरली किसी को भी हो सकता है, लेकिन मतलब ज़्यादातर केसेस में ये जो मैंने एंसेस्ट्री बता दी है उन केसेस में होता है। अभी मैं आपको ना इन थैलेसीमिया की कॉम्प्लिकेशन बता देता हूँ। ठीक है, तो यह है कि अगर मॉडरेट टू सीवियर जो थैलेसीमिया हो उसमें एक तो कॉम्प्लिकेशन होती है कि आपका जो आयरन ओवरलोड मतलब बॉडी में आयरन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मतलब या तो मतलब बीमारी अपनी उसकी जो थैलेसीमिया की वजह से आयरन हो जाता है, या फिर अगर चूँकि ज़्यादा इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन रखते हैं तो उसकी वजह से भी बॉडी में आयरन का ओवरलोड हो सकता है। तो अगर ज़्यादा आपकी बॉडी में आयरन चली जाए
तो वो आपके हार्ट को डैमेज कर सकती है, लिवर को डैमेज कर सकती है, और जो एंडोक्राइन सिस्टम है आपका बॉडी का, जो जिसमें कई हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, वो उनको डैमेज कर सकती है। तो एक तो ये कॉम्प्लिकेशन होगी। फिर इसके अलावा जो है ना थैलेसीमिया के जो पेशेंट होते हैं उनको इन्फेक्शन का ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। ख़ास तौर पे अगर उनकी स्प्लीन निकाल दी जाए तो मतलब जो है ना इन्फेक्शन का ज़्यादा चांस हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा स्प्लीन जो है ना वो तिल्ली जो होती है वो एक बॉडी के डिफेंस में मतलब रोल प्ले करती है। तो अगर वो निकाल दी जाए तो फिर उसमें इन्फेक्शन का ज़्यादा चांस है। फिर यह कि अगर ये जो थैलेसीमिया शदीद हो तो उसमें और कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती हैं कि जो बोन की जो डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं, मतलब जो है ना कि आपकी जो ख़ास तौर पे जो चेहरे की और जो स्कल की बोन है उसमें वो जो बोन जो है उनकी चूँकि बोन मैरो एक्सपेंड करती है, मतलब वो चूँकि उसकी नॉर्मल सेल बनाने के लिए, तो वो जो है ना आपकी जो बोन बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जैसा कि साथ साथ मैं इमेजेस भी लगा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं जो बच्चों की शक्लें वो थोड़ी सी वो डिफरेंट, क्योंकि बोन वार्डन हो जाती हैं, ठीक है। तो अब नॉर्मल जो बोन स्ट्रक्चर मतलब हो जाता है फेस और स्कल का, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर एक ये भी इसमें नुकसान ये है कि जब बोन मैरो एक्सपेंशन होती है तो वो जो है जब ज़्यादा वो फैलेंगी तो फिर जो है ना बोन्स पतली भी कम और कमज़ोर हो जाएंगी, थिन हो जाएंगी, ठीक है, और ब्रिटल यानी कि मतलब कमज़ोर हो जाएंगी, ठीक है। और इसकी वजह से जो है ना वो हड्डी के टूटने का ज़्यादा है, कोई चीज़ मतलब कमज़ोर हो जाए तो उसका टूटने का ज़्यादा ख़तरा होता है। तो एक जो है मतलब सीवियर केसेस जो थैलेसीमिया के होते हैं उसमें बोन डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं, जैसा कि आप साथ साथ इमेजेस में देख रहे हैं। फिर इसके अलावा इनमें एक कॉम्प्लिकेशन ये होती है जो सीवियर केसेस में कि स्प्लीन जो होती है, जो तिल्ली होती है, वो जो है वो बढ़ जाती है थैलेसीमिया, ठीक है। उसमें क्या है क्योंकि बेसिकली स्प्लीन का काम है कि आपकी बॉडी मतलब को इन्फेक्शन को फाइट करना, और जो कोई अनवांटेड मटेरियल है जैसा कि जो आपके जो चूँकि डैमेज रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको निकालना, क्योंकि ज़ाहिर है वो चूँकि अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है तो रेड ब्लड सेल्स जो है ना वो डैमेज होते हैं, तो उसको वो स्प्लीन जो है ना वो निकालती है बॉडी से। तो वो जो है ना क्योंकि ज़्यादा उसकी डिस्ट्रक्शन होगी तो फिर स्प्लीन पे ज़्यादा लोड आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको उसका काम ही यही है कि जो अनवांटेड मटेरियल जो जो डैमेज रेड ब्लड सेल्स को ख़त्म करना। तो एक चीज़ जिसका काम बढ़ जाए तो उसके ना उसकी वो एनलार्जमेंट हो सकती है, ठीक है। तो वो अगर एनलार्ज जब स्प्लीन होगी तो उसकी अपनी अलग से सिम्टम शुरू हो जाएगी, मतलब अनीमिया ज़्यादा वर्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर यह कि जो अगर आप जब ट्रांसफ्यूजन करेंगे जो रेड ब्लड सेल्स का, उनके जो भी लाइफ को रिड्यूस कर देगी, ठीक है। तो फिर इन ऐसे केस में यह होता है कि जब बहुत ज़्यादा स्प्लीन बढ़ जाए तो हम डॉक्टर यही एडवाइस करते हैं कि इसको ऑपरेशन करके निकाल दें। इसके अलावा बच्चों में जो है ना बच्चों की जो है ना ग्रोथ स्लो हो सकती है, उनकी प्यूबर्टी मतलब जब जवानी में कदम रखने की जो एज होती है, जैसे मिसाल के तौर पे 13-14 साल, तो वो जो है ना वो डिले हो सकती है, ठीक है। फिर बच्चों को मतलब इस तरह के पेशेंट जो सीवियर केस में हार्ट प्रॉब्लम कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है, और हार्ट का रिदम भी अब नॉर्मल हो सकता है सीवियर केसेस में। अब आप जानते हैं कि इसकी हम प्रिवेंशन कैसे, इसके बच कैसे सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में तो ज़ाहिर है जो आपके वो जीन चूँकि डिफेक्टिव हो गया तो उसमें बचना उसका मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह कि लेट से कि किसी को थैलेसीमिया है, ठीक है, या वो थैलेसीमिया की जीन कैरी कर रहा है, तो फिर यह कि जेनेटिक काउंसलिंग जो है ना उससे जो है ना उनकी हेल्प हो सकती है। मतलब अगर आगे ज़ाहिर है उनकी अगर लेट से बंदा वो शादी करता है थैलेसीमिया वाला, तो उसकी फिर जेनेटिक काउंसलिंग भेज दें। मिसाल के तौर पे उसमें एक जो है मतलब ये ना कि जिसका ज़्यादा चांस है आगे ज़्यादा डिफेक्टिव जीन है तो वो ज़्यादा दायरा है, मतलब उसका चांस होगा आगे बच्चों में वो ट्रांसफ़र करने का। तो इसमें एक टेक्निक भी आती है जिसको ये कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो जो एम्ब्रियो होता है, मतलब जब मेल का स्पर्म जाता है और फीमेल का एग आता है, ठीक है, जैसा मैं पिछली कई वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, जो ख़ास तौर पे जो गायनिकोलॉजिकल वीडियोस हैं, तो ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप उसी जो एम्ब्रियो है, अगर आपको IVF जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब जो मतलब इंसान के अंदर ना, मतलब एक लड़की के अंदर ना हो, जो उनको बाहर जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसमें यह होता है कि अर्ली स्टेज में अगर एम्ब्रियो में डिटेक्ट हो जाए, ठीक है, कि मतलब वो जीन जो है ना उसमें वो डिफेक्ट नहीं है, तो वही फिर जो है ना वो फिर इम्प्लांट कर दिए जाए, ठीक है। तो वो मदर में मतलब यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाए तो उससे फिर यह कि वो ज़ाहिर है डिफेक्टिव जीन नहीं होंगे तो वो बच्चा नॉर्मल पैदा हो सकता है। मतलब यह है कि पहले ये एम्ब्रियो वाली स्टेज में, मतलब जैसे ही मतलब स्पर्म और जो उधर से वो ओवा में जाइगोट बनता है, वो सारा जो प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का,
अगर पहले मतलब IVF कर लिया जाए और उसमें मतलब पता चला लिया जाए कि जो ना उसमें वो वाले जीन नहीं है, थैलेसीमिया वाले मतलब डिफेक्टिव जीन नहीं है, तो ज़ाहिर अगर हेल्दी जीन्स हैं तो वो वाला जो है ना वो फिर यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाए, ठीक है, एम्ब्रियो, तो फिर जो है ना वो बच्चा सही होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। तो इसकी हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते वरना वो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। एनीवे, अब आ जाते हैं कि इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं। तो इसमें यह है कि जो बच्चे आमतौर पर जैसे मैंने बताया, जो मॉडरेट और सीवियर थैलेसीमिया के बच्चे होते हैं, वो आमतौर पे उनकी जो मैंने सिम्टम साइन जो पहले बताए हैं वो उनके पहली मतलब 2 साल के अंदर ही आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर तो हमें शक पड़े कि इस बच्चे को थैलेसीमिया है तो फिर यानी कि उनके जो ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उससे डायग्नोज हो जाते हैं। उसमें मतलब वो पता चलता है कि ब्लड सेल्स के नंबर कितने मतलब कितनी तादाद है, उसकी एबनॉर्मलिटी हैं या नहीं है, मतलब उसके साइज, शेप और कलर में, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट जो है ना वो भी मतलब DNA के एनालिसिस के लिए यूज़ हो सकते हैं, मतलब म्यूटेटेड जीन्स को चेक करने के लिए। फिर यह कि प्री नेटल टेस्टिंग भी हो सकती है, यानी कि बच्चा पैदा होने से पहले ही जो है ना उसका मतलब टेस्ट कर लिया जाए थैलेसीमिया का, ठीक है, और उसमें पता चलता है कि वो ज़्यादा सीवियर तो नहीं होगा। तो उसमें यह है कि कुछ टेस्ट आते हैं जैसे कोरियानिक विल्डर सैम्पलिंग आती है, तो उसमें यह होता है कि आमतौर पर जो प्रेगनेंसी के 11वें हफ्ते में वो ये किया जाता है, जिसमें छोटा सा पीस आपका जो प्लेसेंटा का निकाल के उसको मतलब जो है ना वो टेस्ट किया जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा एक और टेक्निक आती है एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, जिसमें आमतौर पे जो प्रेगनेंसी के 16वें वीक में करते हैं, ठीक है। तो वो जो है ना जो फीटस के जो मतलब जो बच्चा अभी माँ के पेट में आता है उसके इर्द गिर्द जो फ्लूइड होता है, ठीक है, वो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको एग्जामिन करते हैं एमनियोसेंटेसिस में। उससे भी मतलब एक तरह का वो ये चेक हो जाता है कोई बच्चे में ये जेनेटिक डिफेक्ट्स तो नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इसकी हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है उसमें यह कि जैसा मैंने शुरू में बोला कि जो अगर बहुत माइल्ड किस्म का थैलेसीमिया हो तो उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर मॉडरेट और सीवियर थैलेसीमिया हो तो उसमें ज़ाहिर है ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाने पड़ते हैं, क्योंकि जो आपके जो बच्चे के जो ब्लड जो सेल्स हैं वो चूँकि रेड ब्लड सेल जो डिफेक्टिव होते हैं डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन की वजह से, तो वो जो है ना उसकी वजह से उसको फ्रेश जो है ना ब्लड लगाना पड़ता है डोनर से, ठीक है, हर चंद हफ्ते बाद लगाने पड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जैसा मैंने शुरू में भी बताया था कि इसमें जब ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगेंगे तो आयरन आपकी ब्लड में ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से जो आपका जो ना हार्ट का, लिवर का और बच्चे का मतलब जिसको लग रही हैं वो उनके और दूसरे आर्गन का डैमेज हो सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कि आयरन ओवरलोड ना हो जाए तो हम चिलेशन थेरेपी देते हैं, ठीक है। मतलब ये ट्रीटमेंट बेसिकली है कि जो आपका ब्लड में अगर ज़्यादा आयरन का ओवरलोड हो गया, ठीक है, तो वो जो है ना उसको कम किया जाए। तो ये जो आयरन ओवरलोड है जो ये तो ज़ाहिर है रेगुलर ट्रांसफ्यूजन वो देते हैं तो तब भी हो सकता है, या फिर जो है कुछ बच्चों को अगर ट्रांसफ्यूजन ना भी मिले तो थैलेसीमिया की वजह से ही ना वो आयरन का मतलब उसकी अपनी बीमारी की वजह से ही आयरन का ओवरलोड हो सकता है, ठीक है। तो उसमें यह है कि अगर उसको एक्स्ट्रा आयरन को निकालने के लिए बॉडी में तो एक ओरल मेडिकेशन आती हैं, वो आप नाम नोट कर लें, ठीक है। एक तो जिसका जो पॉपुलर है वो डेफ्रासिरॉक्स टैबलेट वो आती है, ठीक है, जो एक्सजेड और जल्डिनो के नाम से मतलब जो ट्रेड नेम है, ठीक है। फिर यह कि डेफिरिप्रोन जो ना जो फेरिप्रोक्स के नाम से मार्केट में आती है, ये मतलब ओरल मेडिकेशन हैं उसके जो आयरन ओवरलोड को कम करने के लिए। फिर एक और ड्रग आती है डेफ्रॉक्सामीन, ठीक है, ये आमतौर पे इंजेक्शन की सूरत में वो देते हैं, तो वो भी आयरन के ओवरलोड को कम कर सकती है, ठीक है। तो जब थैलेसीमिया के बच्चों का जब हॉस्पिटल में इलाज चल रहा होता है तो वो ये साथ साथ ये भी वो दे रहे होते हैं। बाकी ये कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी इसमें मतलब एक ट्रीटमेंट का ऐसा है, लेकिन ज़ाहिर है वो एक इतना आसान नहीं है, फिर उसके लिए स्पेशल वो डोनर चाहिए, ख़ासतौर पर जो सिबलिंग है जिसको थैलेसीमिया ना हो। तो ये उसमें मतलब जो है कि उसमें फिर ज़ाहिर अगर इस तरह का आइडियल मतलब बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाए, ठीक है, जो मतलब जिसको स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी कहते हैं, तो वो सूरत में जो है ट्रांसफ्यूजन ज़ाहिर है वो सक्सेसफुल हो जाए तो फिर ट्रांसफ्यूजन की जो है ना वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये ना कि आपके जो कंपेटेबल डोनर होगा उसके स्टेम सेल आपको जाएंगे तो फिर उसमें ये काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर है ये जो इतना आसान नहीं है जो ना मतलब स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जो है, ठीक है। और फिर यह कि इसके अलावा इसमें यह कि ट्रीटमेंट में एक ये बात भी ध्यान में रखें, जो लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज़ वो जो मैं अभी बताने लगा हूँ,
ये इसका भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो वो उस पर आप नोट कर लें कि ये कि आपको प्रॉपर जो ट्रीटमेंट प्लान है एक तो फॉलो करनी चाहिए। फिर ये कि आप हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हों, मतलब जो पेशेंट है, चाहे बच्चा या बड़ा है, थैलेसीमिया का शिकार है, उसमें यह कि पहले तो आपने मतलब कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी जो बॉडी में ज़्यादा आयरन ना हो, ठीक है। अगर डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं किया, मतलब अगर लेट से कोई और कंडीशन है साथ तो जिसमें आयरन रिकमेंड हो जाती है, वो एक अलग बात है डॉक्टर, लेकिन यह कि कोई ऐसे विटामिन जो ना या ऐसे सप्लीमेंट ना लें जिसमें आयरन हो, ठीक है, तो ताकि आपके बॉडी में एक्सेस आयरन का वो ना हो, ठीक है। फिर यह कि आप हेल्दी बच्चे को जो या बड़ा जो भी थैलेसीमिया का पेशेंट उसको हेल्दी डाइट दें, ठीक है, ताकि आपके वो बच्चा बेटर फील करे और फिर उसकी एनर्जी बूस्ट रहे, ठीक है। इसमें यह कि हम फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट भी रिकमेंड करते हैं, जो फॉलिक एसिड की टैबलेट, क्योंकि जो फॉलिक एसिड का बेसिकली वो नए जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बनाने में काम आता है, तो उसको सप्लीमेंट हम वो दे सकते हैं, ठीक है। और फिर यह कि जो आपकी डाइट में आपकी ताकि चूँकि इसमें आपको मैंने जैसे शुरू में बताया कि बोन्स की एक्सपेंशन हो जाती है, बोन्स कमज़ोर हो सकती हैं, तो फिर उसके लिए कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं, ताकि मतलब जो आपकी मतलब जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो वो ज़ाहिर है आपकी डॉक्टर वो असेस कर देगा कि आपको कितने वो सप्लीमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। और फॉलिक एसिड तो मैंने बता दिया है कि जो रेड ब्लड सेल को प्रोडक्शन में काम होता है, तो वो सप्लीमेंट वो ऑलरेडी मतलब डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। फिर यह कि इसमें आप अपने आपको इन्फेक्शन से बताएं जो भी पेशेंट है, एक तो मतलब जो है एक तो मतलब ज़्यादा जो बीमार लोगों से ज़्यादा ना मिले जुलें, ये जो बच्चे थैलेसीमिया का शिकार हैं या जो बड़े हैं, ठीक है। और फिर यह कि अपने हाथ बार बार धोते रहें ताकि आपका खुद मतलब जो है कोई इन्फेक्शन से बच सकें। फिर एनुअल जो फ्लू शॉट लाजमी लें, ठीक है। फिर जो भी वैक्सीन आती हैं जैसे मेनिंजाइटिस, निमोनिया और या हेपेटाइटिस बी के, वो वैक्सीन लगवा लें ताकि इन बीमारियों का आपको ख़तरा ना हो, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी थैलेसीमिया का शिकार हैं तो अगर ये बीमारियां लग जाती हैं खुदा न खास्ता, तो फिर और सिचुएशन ख़तरनाक हो सकती है। तो इस वजह से इन्फेक्शन से अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी जनाब वीडियो थैलेसीमिया के बारे में। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर इस बीमारी के बारे में आपके कुछ सवाल हैं या कुछ कन्फ्यूजन है जो अभी भी नहीं क्लियर हुए, वैसे तो मैं तकरीबन डिटेल में सारी चीज़ समझाता हूँ, लेकिन ज़रा कभी कभी कुछ पॉइंट्स अगर रह गया तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। इसके अलावा कोई अगर आप किसी और बीमारी के बारे में वीडियो बनवाना चाहते हैं, वैसे तो मेरे चैनल पे भी बहुत ज़्यादा 300 से ज़्यादा मैंने वीडियो बना दी हैं, ठीक है। तो काफ़ी बीमारियों के बारे में वीडियोज़ हैं, लेकिन लेट से कि अगर आपको कोई नहीं मिलती ऐसी वीडियो मेरे चैनल पे जिसके बारे में बीमारी में पूछना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करें, तो इंशाल्लाह मैं जैसे ही टाइम मिला तो मैं उसके बारे में फौरी तौर पे वीडियो बनाऊंगा। और कमेंट्स के तो मैं तकरीबन हर कमेंट का फौरी तौर पे जब भी मैं देखूँ तो रिप्लाई करता हूँ। चलें जी, ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।